तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे पैरिस एजुकेशन चैनल में। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की क्लास 11 के चैप्टर 2 के टॉपिक शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, और उसके बाद हम बोर्स मॉडल के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा इस वीडियो पे एंड टॉपिक पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्स मॉडल, और शेप भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिएगा वीडियो पे एंड टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये पेज आपके सामने आया है। मैंने इसे पहले से ही तैयार करके रखा था, क्योंकि इसमें बनाने में बहुत टाइम लगता, इसलिए मैंने इसे पहले से ही तैयार करके रखा था। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप। एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप होता है। पी ऑर्बिटल के शेप का नाम होता है डम्बल शेप, जो कि ये 3 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3, जिसका नाम होता है पी एक्स। पहले का नाम होता है पी एक्स, दूसरे का नाम होता है पी वाई, तीसरे का नाम होता है पी जेड। इसके शेप कुछ इस तरीके से हैं। पी एक्स का शेप ये होता है डम्बल शेप, एक्स पे है। पी एक्स है तो एक्स एक्सिस पे ऐसे डम्बल शेप है। ये पी वाई है तो ये वाई एक्सिस पे डम्बल शेप है। ये पी जेड है तो ये जेड पे ऐसे मतलब करके जेड पे डम्बल शेप है। तो आपको समझ में आया कैसे है। चलिए आप डी ऑर्बिटल को देखते हैं। डी ऑर्बिटल के शेप का नाम होता है डबल डम्बल शेप। इसमें 2 डम्बल होते हैं तो इसलिए डबल डम्बल शेप। डबल डम्बल शेप इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें 2 डम्बल शेप होते हैं, जैसे कि अभी आपको पता चलेगा। ये देखिए, इसके मैंने ऑर्बिटल बताया डी एक्स वाई, दूसरे का नाम होता है डी वाई जेड, तीसरे का नाम होता है डी एक्स जेड, चौथे का नाम होता है डी एक्स स्क्वायर, और पांचवे का नाम होता है डी जेड स्क्वायर। ये 5 होते हैं, जो कि आपको पता ही है, ठीक है। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इसके अब शेप देखिए आप कैसे होते हैं। देखिए डी एक्स वाई का, ये डी एक्स वाई है तो इसके बीच में एक्स और वाई के बीच में जा रहा, और ये 2 जा रहे हैं, मतलब एक एक्स वाई के बीच में जा रहा, एक देखिए माइनस एक्स माइनस वाई के बीच में जा रहा, और एक एक्स वाई के बीच में जा रहा, एक माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई के बीच में जा रहा, और एक माइनस एक्स और वाई के बीच में जा रहा। तो ये डबल डम्बल है एक में, मतलब डी एक्स वाई में ये डबल डम्बल आ गए, जैसे डबल डम्बल कहते हैं। और ये डी एक्स वाई का शेप है। ये डी वाई जेड का शेप है, वाई जेड के बीच में है तो इसलिए डी वाई जेड है। देखिए ले आप, ये जेड वाई के शेप में है, ऐसे ही है। ये डी एक्स जेड का शेप है, देख लीजिए डी एक्स जेड का शेप है। ये जेड और एक्स के बीच में, तो ये ऐसा है, डबल डम्बल शेप इसमें भी है। तो चलते हैं आगे की तरफ, डी एक्स स्क्वायर की तरफ। तो देखिए उसे भी आप, तो देखिए ये रहा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई थी, जे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो चलते हैं, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप ऐसे होता है, एक्स और वाई के बीच में होता है। ये एक्स स्क्वायर है तो मतलब ये एक एक्स एक्सिस पे बनेगा डबल डम्बल, और एक वाई एक्सिस पे बनेगा डबल डम्बल। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का है। ये डी जेड स्क्वायर का है तो मतलब जेड पे डबल डम्बल शेप बनेगा, और एक बीच में रिंग बनी रहेगी। तो ये डी जेड स्क्वायर का शेप है। तो चलते हैं अब आगे एफ ऑर्बिटल की तरफ, जो कि एफ ऑर्बिटल इसका होता है टेट्राहेड्रल। इसके 7 होते हैं, जिसका पहले का नाम होता है एफ वाई, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरे का नाम होता है एफ जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तीसरे का नाम होता है एफ वाई जेड स्क्वायर। चौथे का नाम होता है एफ जेड क्यूब। पाँचवें का नाम होता है एफ एक्स जेड स्क्वायर, और छठे का नाम होता है एफ एक्स वाई जेड, और सातवें का नाम होता है एफ एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। तो इसका शेप ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। तो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो इसे अच्छे से देख लीजिए।
अच्छे से देख लीजिएगा, सारे नाम वाम देख लीजिएगा, कैसे कैसे क्या शेप है, पहला ऑर्बिटल कैसा है, दूसरा कैसा है, तीसरा कैसा है, चौथा कैसा है, पांचवा कैसा है, छठा कैसा है, सातवां कैसा है। तो आप अच्छे से देख लीजिए इसे। तो उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। तो चलते हैं आगे। तो देखिए ड्यूअल नेचर की तरफ चलते हैं हम, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की तरफ। तो इट स्टेट दैट मैटर हैज़ टू नेचर, वन नेचर इज पार्टिकल नेचर एंड अनदर इज वेव नेचर। तो इसको डी ब्रोगली ने दिया था। तो डी ब्रोगली ने कहा था कि इट स्टेट दैट मैटर हैज़ टू नेचर, ये दो नेचर होते हैं। पहला है पार्टिकल नेचर और दूसरा है वेव नेचर। मैटर देखिए ये रहे, पहला है पार्टिकल नेचर, दूसरा है वेव नेचर। ये दो मैटर होते हैं, दो तरह के मैटर होते हैं, जो कि पहला होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर। इन्होंने डी ब्रोगली ने एक रिलेशन भी दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, जहाँ पे लैम्डा वेव लेंथ है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, वी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, एच की वैल्यू ये है जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट होती है। ये 34 है, -34। और क्या बोलते हैं, लैम्डा इसलिए दिया है, मतलब ये रिलेशन इसलिए दिया है, जैसे इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो वेव में करता है, वेव नेचर में, जैसे ऐसे करता है। इसकी वेवलेंथ पता करने के लिए ये रिलेशन दिया गया है। तो इस तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता है, तो इसकी वेवलेंथ पता करने के लिए ये रिलेशन दिया गया। ठीक है, तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है बोर्स मॉडल। इतना मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि इसे थोड़ा टाइम लगता है ये शेप वेव बनाने में। तो चलते हैं आगे की तरफ। देखिए इन्होंने क्या क्या वो दिए थे बोर्स मॉडल ने, जो कि पहला है, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो इनका ये पहला पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे, उन्हें ही हम ऑर्बिट कहते हैं, उन्हें ही हम ऑर्बिट्स कहते हैं। ये इनका पहला पोस्टुलेट था। अब देखिए सेकंड, देखिए ये रहा सर्कुलर पाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे पोस्टुलेट की तरफ। तो ये दूसरा है कि ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट नाइदर लॉसेस द एनर्जी नॉन गेन एनर्जी। बात यह है कि जब ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट नाइदर लॉसेस द एनर्जी, ये क्या होता है, जो ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन करते समय इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी लॉस करता है और ना ही गेन करता है। ये मतलब फिक्स्ड रहता है एक ही जगह पे और उसी पे रिवॉल्व करता रहता है। अगर इसे जैसे लॉस होगा एनर्जी तो ये तो नीचे ऑर्बिट में आ जाएगा, अगर गेन करेगा एनर्जी तो ये अपर में आ जाएगा। वैसे तो ये कर नहीं सकता, लेकिन जब करेगा तो अपर में आ जाएगा और नीचे अगर कम होगी उसकी एनर्जी तो नीचे में आ जाएगा। और इतना ही बताया इन्होंने, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट नाइदर लॉसेस द एनर्जी नॉन गेन एनर्जी। तो चलिए आगे की तरफ। तो देखिए इसे ईच ऑर्बिट हैज, इन्होंने कहा था कि ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड अमाउंट, जो हर ऑर्बिट का जो अमाउंट होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब ऑफ एनर्जी देयर फॉर ऑर्बिट्स अमाउंट, मतलब एनर्जी का जो अमाउंट होता है हर ऑर्बिट का वो फिक्स्ड होता है। देयरफॉर इसलिए ऑर्बिट आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट, इसलिए जो ऑर्बिट्स को कहते हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहते हैं। और एनर्जी लेवल
और मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और एक तरह से एनर्जी लेवल भी हो गया कि मतलब इतनी एनर्जी वाले इसमें रहेंगे, इतनी एनर्जी वाले उसमें रहेंगे, मतलब एक लेवल भी हो गया। और स्टेशनरी मतलब जैसे किसी के पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो अपर वाले में रहेगा, अगर किसी के पास एनर्जी कम है तो लोअर वाले में रहेगा। ऐसे मतलब स्टेशनरी है, लेवल के हिसाब से भी है। और स्टेशनरी ऑर्बिट से मतलब जो कम वाले हैं वो कम वाले में ही रहेंगे, ज़्यादा वाले ज़्यादा वाले में रहेंगे, उससे ज़्यादा वाले भी उससे ज़्यादा वाले में रहेंगे। ऐसे इस तरीके से मतलब कर रखा है। तो ये बताया था बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ने। तो देखिए आगे इन्होंने एक रूल भी दिया था, जैसे क्वांटाइज्ड था वो, देखिए अब तो ये उन्होंने एक रूल दिया था जिसका नाम है क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे पढ़िए, मतलब देखिए क्या क्या था। उन्होंने एक रूल दिया था जिसमें मतलब बताया था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π हो, जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π हो। ये उन्होंने कहा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक पेन से। ये था उनका रूल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए उन्होंने कहा था कि ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π हो, या तो h/2π हो, सॉरी यहाँ पे n लगा लो। n क्या है यहाँ पे, n क्या है, इंटीजर। इंटीजर मतलब n इजिकल टू 1 2 3 4 मतलब आता जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम जिसका nh/2π हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा जैसे एक फिक्स्ड अमाउंट है, जैसे मैं कहूँगा, एक यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे इसका है h/2π, इस वाले का है 2h/2π, इसका हो जाएगा 3h/2π। इसीलिए यहाँ पे n लगाया है कि मतलब आपको जैसे एंगुलर मोमेंटम निकालना हो किसी भी ऑर्बिट का, किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो इससे निकाल सकते हैं। जैसे कौन सा ऑर्बिट का निकालना है तो ये 2h, जैसे दूसरे का निकालना है तो n की जगह 2 पुट करेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे, h/2π, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2π की वैल्यू पता ही है, h की वैल्यू आपको पता ही है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यही होता है एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम यही नहीं होता, एंगुलर मोमेंटम मतलब यही कहा गया है क्वांटाइजेशन कंडीशन में। आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, अच्छा समझ में आया। और ये भी मतलब होना चाहिए कि h/2π ही होना चाहिए, 2h/2π होना चाहिए, 3h/2π होना चाहिए, 4h/2π होना चाहिए, 5h/2π होना, ये नहीं होना चाहिए कि 1.5, ये नहीं हो सकता, 2.5 3.5 ऐसा कुछ नहीं। इन्हें ऐसे कैटेगरी में मतलब रखा गया है कि आप इतनी एनर्जी के हो इसमें रहोगे, इतनी एनर्जी के हो इसमें रहोगे, इतनी एनर्जी के हो इसमें रहोगे, मतलब वही है। इसमें यही बोला कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π, मतलब इसमें साफ सीधी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π हो, इसमें यही कहा गया। तो आपको अच्छे से समझ में आया, nh/2π होना चाहिए। n इसीलिए रखा गया है, ये इंटीजर है, मतलब 1 हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, जैसे मैंने ये आपको बताया। जैसे ये पहला है तो 1h/2π, मतलब लिखा नहीं है 1 तो होगा ना वही, और जैसे दूसरा तो 2h/2π, 3 है तो 3h/2π, ये ऑर्बिट की वो है, इंटीग्रल है ये। तो ठीक है, इसका देखते हैं। और जैसे एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं इसका। एंगुलर मोमेंटम ये तो हो गया L इजिकल टू nh/2π, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को L से हम करते हैं डिनोट। तो देखिए ऐसे थोड़ा बनाएंगे, L इजिकल टू nh/2π। अब जैसे मैंने ऐसा क्यों लिखा,
क्योंकि यहाँ पे होता है एल वेक्टर इजिकल टू आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर। क्यों पी तो होता है क्योंकि मोमेंट, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम किसे कहते हैं? मोमेंटम के मोमेंट को ही हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम के मोमेंट को ही हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और ये एम वी कहाँ से आया? ये P इजिकल टू एम वी होता है, इसलिए। इतना आपको समझ में आया? और मैं यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, उसके पास m मास है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा तो इधर करेगा, इधर रहेगा तो इधर करेगा, इधर रहेगा तो इधर, तो कुछ भी रहेगा तो इसके न्यूक्लियस से कुछ वो होगा ना, न्यूक्लियस से इसका रेडियस होगा। तो न्यूक्लियस के अराउंड कर रहा है तो न्यूक्लियस से इसका रेडियस होगा। तो ये क्या बोलते हैं? एम वी आर हो गया। और सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी, इसे काट देते हैं। एम वी आर ये सही है। एम वी आर यहाँ पे जब दो वेक्टर होते हैं तो साइन थीटा लगता है, साइन थीटा, जो कि थीटा हमारा कितना है? एल इजिकल टू एम वी आर साइन 90। और आप सबको पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? एल इजिकल टू एम वी आर 1 होती है साइन 90 की वैल्यू। सिंपल सी बात है। तो हमारा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम निकल के आ गया है। तो हम इसके हिसाब से क्या रख सकते हैं? यहाँ पे एल के जी का एम वी आर रख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है रख सकते हैं। तो एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन में 2 पाई आराम से हम रख सकते हैं। देखा आपने? आया आपको समझ में? ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे थोड़ी गलती सी हो गई थी, ये गलती हो गई थी। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले की तरफ। एन यहाँ पे इंटीजर है, एन यहाँ पे इंटीजर है हमारा। तो चलते हैं आगे की तरफ। इसका हम एनर्जी निकाल सकते हैं। देखिए अब एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। जो अभी मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ, हम इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी निकाल सकते हैं कि कितनी इसकी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है। इसका फार्मूला ये है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर ईवी। ये ईवी में है, जहाँ पे जेड, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो यहाँ पे जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एन क्या है? ऑर्बिट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर आपसे जूल में पूछे तो यहाँ पे होता है 1 EV इजिकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आप इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जूल में आंसर आ जाएगा। जैसे आपके क्वेश्चन में पूछ रखा है जूल में, तो आपका आंसर आ जाएगा। एनर्जी भी हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ये फॉर्मूला दे रखा है। तो देख लीजिए इसे। देखिए अगर आपको जूल में निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा 0.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। यह है जूल में, ये जूल का फॉर्मूला, उसी को हमने मल्टीप्लाई करके ये निकाला हुआ है। ठीक है, ठीक है, समझे आप इसे? तो चलते हैं आगे। जैसे आपको एनर्जी निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे आप? यहाँ पे मैंने बोला जेड स्क्वायर अपन, मैंने जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एन क्या है? ऑर्बिट नंबर। जैसे आपको जेड स्क्वायर है, आप हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर देखिए। हाइड्रोजन का मैं एक बार निकाल के था, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। और इसका ऑर्बिट नंबर कितना? पहले में। तो देखिए एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड क्या होता है हमारा? 1 हो गया स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर जूल। तो ये तो बात वही होगी। तो कितना आ जाएगा हमारा? -2.18 इंटू 10⁻18 जूल हमारी इसकी एनर्जी निकल जाएगी।
जैसे पूछ लिया, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक एलिमेंट दिया है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑर्बिट नंबर में दे रखा है 1, ऑर्बिट नंबर भी हमें दे रखा है 1, तो हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे फिर। जैसे इसमें ये भी बता रखा है, जैसे आपने जैसे इलेक्ट्रॉन की कम एनर्जी है, वो लोअर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गलत लिख दिया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन लोअर एनर्जी लेवल, तो उसे हम कहेंगे नोन एज ग्राउंड स्टेट। उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन हाई एनर्जी लेवल इज नोन एज, उसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ये देख लीजिए, ये उन्हें हम कहते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम रेडियस की बात करेंगे कि हम इसका रेडियस भी पता कर सकते हैं, इसका भी हमें फॉर्मूला दिया गया है। देखिए, रेडियस ऑर्बिट कैन बी, ऑर्बिट का हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, जो कि ये है n स्क्वायर फोन में z। ओके, ये इसकी वैल्यू आती है हमेशा एंगस्ट्रॉन में। एंगस्ट्रॉन में आप मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, जिसकी एंगस्ट्रॉन इजिकल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी हमें फॉर्मूला दिया गया है। वेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2.16 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकंड में। तो हम इस फॉर्मूले से इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। Z हमारा यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, n हमारा ऑर्बिट नंबर है। तो ठीक है, हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया। वेलोसिटी पे हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, जो कि मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अब हम चलते हैं अगले इसी में अगला पोस्टुलेट है, जो कि है स्पेक्ट्रल रेस। तो चलिए स्पेक्ट्रल रेस के बारे में बात करते हैं हम। स्पेक्ट्रल रेज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ एक बना के। ये कैसा अंडे जैसा बन गया, कोई नहीं, फिर भी हम आपको इसी में समझाएंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर है, दिखाई दे रहा है आपको, थोड़े से जूम आउट कर लेते हैं। देखिए, अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है,
ओह सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, हमने इसे एनर्जी दी, हमने इसे एनर्जी दी। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा ऑर्बिट है। हमने इसे एनर्जी दी तो इस पर क्या हो गई, एनर्जी ज़्यादा हो गई। अब जब ये एनर्जी ज़्यादा वाला हो गया, मतलब ज़्यादा एनर्जी वाला ये हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है, मतलब अपर अपर लेवल पे चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आ गया ये, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया है, लेकिन ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल रहता है। क्या रहता है, अनस्टेबल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, लेकिन इसे उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है, ये अनस्टेबल रहता है। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाता है तो ये अनकंफर्टेबल होता है, स्टेबल नहीं हो पाता, स्टेबल नहीं रह पाता है। तो ये क्या करता है, ये वापस उसी लेवल में आता है, ये वापस उसी लेवल में आना चाहता है, और ये वापस उसी लेवल में आ जाता है। जैसे यहाँ से ये इधर गया था, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया था, तो ये वापस ये अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करता है कि वापस उसी लेवल पे आ जाता है, ग्राउंड स्टेट पे, यहीं पे आ जाता है वापस। तो ये ग्राउंड स्टेट पे जब ये वापस आता है तो इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो इसमें एक एनर्जी रिलीज होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट wavelength, it is called spectral rays। उसी को हम स्पेक्ट्रल रेज कहते हैं। मतलब एनर्जी जो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो लाइट के फॉर्म में होती है, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ में होती है, उसी को हम स्पेक्ट्रल रेज कहते हैं। सॉरी, जूम हो रखा था ना, इसे वापस नॉर्मल कर लेते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अब ठीक है। तो एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, इट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेज। मतलब है कि जो एनर्जी रिलीज होती है लाइट के फॉर्म में, वो अलग अलग वेवलेंथ की होती है, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ की होती है, उसी को हम, जो वो रिलीज होती है उसी को हम स्पेक्ट्रल रेज कहते हैं। तो देखिए स्पेक्ट्रल रेज का हम स्टेटमेंट पूरा अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे, तो आपको समझ में तो आई है वो स्पेक्ट्रल रेज क्या होता है। लिख लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए हमने लिख दिया है इसे। तो देखिए पढ़ते हैं, व्हेन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन में जब हम थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देन इलेक्ट्रॉन जंप्स, वो इलेक्ट्रॉन जंप करके फ्रॉम लो एनर्जी लेवल लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, लो एनर्जी दिखाई दे रहा आपको, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पे लो एनर्जी टू हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है, जैसे कि हम एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं एनर्जी। इसमें यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे ग्राउंड स्टेट भी जरूर लिखता। वो मतलब उसमें सप्लाई की जाती है एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। फिर वहाँ पे क्या रहता है, वेयर अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कंफर्टेबल नहीं रहता, अनस्टेबल होता है। तो सो इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट, वो वापस ग्राउंड स्टेट में अपने आ जाता है, जिसके कारण लाइट एमिट होती है, एमिटिंग लाइट होती है, लाइट से निकलती है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ में, विच इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेज, उसी को हम स्पेक्ट्रल रेज कहते हैं। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है, 1 में लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 में n 1 स्क्वायर
माइनस 1/n² यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है जो कि ड्यूरिंग ट्रांजिशन है, मतलब जो देख रहे हैं ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ड्यूरिंग ट्रांजिशन। एक फॉर्मूला दिया गया है वेवलेंथ ड्यूरिंग ट्रांजिशन पता करने के लिए। तो यहाँ पे आर नोट क्या है, आर नोट है राइबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 10967 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसे हम कर लेंगे 1.09 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, जो कि आप जानते ही हैं। तो इसे हम, ये 1 में लैम्डा है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, वेव नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि वेव नंबर का फॉर्मूला ये होता है 1 में लैम्डा। देखिए यहाँ से हम वेव नंबर निकाल लेंगे। वेव नंबर हो गया न्यू बार, तो क्या हो गया, इसकी जगह हमने 1 में लैम्डा की जगह रखा है इसे न्यू बार, मतलब वेव नंबर को। तो इसका फॉर्मूला भी यही हो जाएगा। तो इसे बताने का मतलब हमारा यही था कि वेव नंबर करना था यहाँ पे। तो 1 में n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। यहाँ पे n1 क्या है, n1 है ऑर्बिट, जहाँ मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब जैसे ये है ना कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये 1 ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है। और कहाँ पे आया, 4 पे, तो ये है n2, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया। वही बता रहा हूँ, थोड़ा हिंदी में लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, n2 है ऑर्बिट, जहाँ आएगा, जहाँ, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, मैं आपको बताता हूँ क्या गलती हुई है अभी। ये थोड़ा इधर आया, n1 वो है जहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब ये n1 है, ये n1 है और ये n2 है। जहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा उसे कहेंगे n1, जहाँ से आएगा उसे कहेंगे n2। मतलब n1 पे आ रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे n1 पे, फोर्थ ऑर्बिट में आया ना, तो जो 4 हो गया वो n1 हो गया, और जो 1 हो गया वो n2 हो गया। और जहाँ से आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन n2 से आ रहा है ना, 1 से आ रहा है, तो उसे कहेंगे हम n2, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये वेव नंबर था जो कि हमें निकालना था। ठीक है, आपको ये समझ में आया। तो अब आगे हम चलते हैं, इसके आगे का मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा, ये एनर्जी का वो है, ये अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने हिसाब से रखा हुआ है। जो देखिए इनफाइनाइटी से लेकर यहाँ 1 तक आती है, उसे लाइमन से, ये लाइमन साइंटिस्ट का नाम है, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट, जिसका रीजन होता है अल्ट्रावायलेट। और क्या बोलते हैं n2 पे, इनफाइनाइटी से लेकर जिसका n2 तक आता है, उसे हम कहते हैं, ये बालमर ने दिया था इसको, इसका रीजन है विजिबल। और देखिए इनफाइनाइटी से लेकर n3 तक आती है, वो है पाशन, मतलब साइंटिस्ट का नाम है पाशन, ये देख रहे हैं आप।
दिखाई दे रहा होगा आपको पाशन, ये इसका रीजन इंफ्रारेड, ठीक है। और इसके बाद आती है इसके बाद सिर्फ आती है फोर्थ तक, जिसका साइंटिस्ट का नाम है ब्रैकेट सीरीज। इसमें शायद से बुक में नहीं दिखा रहा है, मैं देखता हूँ। ये देखिए, ये दे रखा है यहाँ पे सीरीज, ये देख रहे हैं आप, ये दे रखा है सीरीज, दिखा रखा है। लाइमन इन्फाइनिटी से लेकर 1 तक आती है। इसमें 2 और 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने रहते हैं, जिसका रीजन होता है अल्ट्रा वायलेट। N1 क्या हो गया हमारा, N1 क्या हो गया हमारा, जहां इलेक्ट्रॉन आता है। और ये 2, 3, 4 ये हो गया कि जहां से आएगा। मैंने यहाँ पे बताया ना, जहां इलेक्ट्रॉन आएगा उसे N1 कहेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन आएगा। और N2 किसे कहेंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब जैसे 2 से 1 में आ रहा है, ये बात है, मतलब जैसे वापिस जब आते हैं उसकी वजह से। इसका भी मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, टोटल नंबर स्पेक्ट्रल लाइंस का, कि कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला भी है। ये बाल्मर साइंटिस्ट है, इन्होंने अपने अपने हिसाब से देखा है। ये इन्फाइनिटी से लेकर 2 तक आती है, तो इसका होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फाइनिटी तक होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 मतलब जहाँ तक इन्फाइनिटी आएगी। इसका रीजन होता है विजिबल। और ये पार्शियन साइंटिस्ट थे, जिनका आता है इन्फाइनिटी से लेकर 3 तक। इनका 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक इनका N2 जाता है। इसका रीजन है इंफ्रारेड। ब्रैकेट ये साइंटिस्ट का नाम था। इनका N1 है 4, मतलब इन्फाइनिटी से लेकर 4 तक आती है। और N2 5, 6, 7, 8, 9, 10 होता है, मतलब इन्फाइनिटी तक। इसका भी रीजन है इंफ्रारेड, मतलब ये इन्फाइनिटी है। इंफ्रारेड मतलब इन्फाइनिटी, इन्फाइनिटी, इन्फाइनिटी इनका रीजन है। पी फंड ये भी साइंटिस्ट का नाम है। ये इन्फाइनिटी से 5 तक आती है, और फिर 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे रहता है। फिर इंफ्रारेड ये भी इन्फाइनिटी है, जो कि आपको पता चल गया। इसके बाद पी फंड के बाद भी एक होता है हमफेरी, जो कि इन्फाइनिटी से 6 तक आती है। उसके बाद 7, 8, 9, 10 ये सब होता है N2। जैसे N1 उसका होगा 6, मतलब इन्फाइनिटी से 6 तक आती है। और N2 क्या होगा, वो 7, 8, 9, 10 होता है, ठीक है। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ मैं इसका फॉर्मूला आपको। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन में 2। ये इसका फॉर्मूला होता है आराम से निकालने का। ये होती है सब लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, या आप सबको पता चल गई। ये होता है इसका फॉर्मूला आपको निकालने का। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इस वीडियो में जितना भी आपको बताया, आई होप कि समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जो भी आपका डाउट हो वो बताएं। अच्छी वीडियो लगी तो वो भी बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटा जरूर बताएं, जिससे आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो यहीं तक थी, तो अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय। तो अगली वीडियो में मिलते हैं मज़ेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।